नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का आपका ये खास शो जिसमें हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ चल रहे अफगानिस्तान के युद्ध की। और आज देखिए, तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो तुर्की में एक बातचीत का दौर चल रहा था, ये तीसरे दौर की बातचीत थी, वो बेनतीजा रही है, वो यहां पर खत्म हो गई है। ऐसे में देखिए, तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ताजा बयान में खुलासा किया है, बड़ा खुलासा किया है कि पाकिस्तान चाहता था कि सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अफगानिस्तान की सरकार पर डाल दी जाए और कोई भी जिम्मेदारी खुद न ली जाए। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से ही बातचीत बेनतीजा रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी गुट को, किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करने देगा। सोचिए, ये बड़ा बयान जो है वो दिया गया है अफगानिस्तान की तरफ से कि अपनी जमीन का एक छोटा सा भी टुकड़ा हम पाकिस्तान को नहीं देंगे और या उसके किसी और गुट को नहीं देंगे ताकि वो दूसरे देश को नुकसान पहुंचा सके। आप समझिए, अफगानिस्तान भी समझता है कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवाद पलता है और उसकी सरजमी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने में। इसलिए ये बड़ा बयान दिया गया है। इन सब के बीच में तालिबान के उप गृह मंत्री मोहम्मद नाबी उमरी ने पाकिस्तान को ग्रेटर अफगानिस्तान वाली धमकी दे डाली है। उमरी ने कहा है कि वर्तमान हालात इस बात का इशारा कर रहे हैं कि डूरंड लाइन के आगे जिन इलाकों को अफगानिस्तान ने खो दिया था उसे वापस लेकर के अफगान के क्षेत्र में अब मिलाने का समय आ गया है। और ये चेतावनी, यानी एक तरफ आरोप, एक तरफ चेतावनी। उमरी ने देखिए, खोशत प्रांत में एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जे की ये खुली धमकी दी है। अफगानिस्तान की सरकार अंग्रेजों की खींची हुई डूरंड लाइन को नहीं मानती है। उसका मानना है कि पेशावर से लगा एक बड़ा इलाका अफगानिस्तान का हिस्सा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर कई बड़े आरोप लगा दिए। अब देखना है कि पाकिस्तान इसको लेकर के क्या कुछ कहता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने सीधे तौर पे ये कह दिया, जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, कि अब बातचीत नहीं होगी क्योंकि अफगानिस्तान से अब बातचीत का जो एक दौर चल रहा था वो खत्म हो गया है। लगता नहीं है बातचीत से बात यहां पर बन पाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर युद्ध का दौर चल रहा है, अगर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, तो संभाला कैसे जाएगा? क्योंकि बार बार पाकिस्तान की तरफ से भी कई सारे आरोप अफगानिस्तान पर लगते रहे हैं टीटीपी को लेकर के। इसी के साथ आरोप यह भी लगा कि सीज फायर का उल्लंघन अफगानिस्तान की तरफ से किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि डूरंड लाइन से एक हिस्सा, यानी कि 1 किलोमीटर का ज्यादा हिस्सा भी अफगानिस्तान को हम नहीं देंगे यहां पर। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ यहां पर जुड़ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। और वहीं हमारे साथ कुछ देर के बाद ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ेंगे, वो भी डिफेंस एक्सपर्ट है। संजीव श्रीवास्तव जी भी विदेशी मामलों के जानकार कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। हुसैन जावेद जी, पत्रकार पाकिस्तान के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल शिवदान सिंह जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए चर्चाओं का दौर हम कई दिनों से इस चीज को लेकर के चला ही रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, तीसरे दौर की ये बातचीत थी जो बेनतीजा, अब दोनों ही तरफ से एक लकीर जो है खींच दी गई है कि अगर इतने पे पाकिस्तान मानता है तो अफगानिस्तान हामी भरेगा। पाकिस्तान की तरफ से ये कहना कि अगर अफगानिस्तान ये बातें हमारी मान ले तो फिर कहीं ना कहीं सीज फायर हो सकता है। लेकिन बात बनेगी कैसे? अब देखिए, अफगानिस्तान की जो मांग है, डूरंड लाइन को अफगानिस्तान ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, पास्ट में भी रिकॉग्नाइज किया है। और अब जो तालिबान की सरकार वहां बनी है, तो उस सरकार ने ये रियलाइज किया है कि उसकी जो भूमि पाकिस्तान के अंदर डूरंड लाइन के शेप में गई हुई है, उसे वापस लेना है उसने। और जिस प्रकार से उन्होंने अमेरिकी सेनाओं का मुकाबला किया, रूसी सेनाओं का मुकाबला किया, वही जज्बा अफगानिस्तान की सेना और सरकार में अभी भी है। और मैं तो यही कहूंगा कि यदि अफगानिस्तान की सरकार कुछ मांग कर रही है तो उसके लिए पाकिस्तान को बैठ करके शांतिपूर्ण इसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या भविष्य में होने वाली है,
क्योंकि अफगानिस्तान की जो सेना है वो छापामार युद्ध में बहुत बहुत कुशल है और उसने इन्हीं टेक्निक से अमेरिकी सेना को परास्त किया और रूस सेना को परास्त किया। इसलिए पाकिस्तान को इसको लाइटली लेना चाहिए और यदि लाइटली पाकिस्तान लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ा एक नासूर के रूप में यह समस्या पैदा हो जाएगी और पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये बातचीत से ही बात जो है वो बन पाएगी, इस तरह से धमकी भरे शब्द जो है वो काम नहीं आएंगे। आपसे तो लगातार इसको लेकर के हम हुसैन जी चर्चा कर ही रहे हैं कई दिनों से। अब ऐसे में अफगानिस्तान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ गया कि पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये बातचीत बेनतीजा रही है। आप क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले आपकी आवाज नहीं आ रही है हुसैन जी। अब आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही। ओके, देखिए अब आपके सारे इंट्रो से आज मैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल ऐसा ही है, बेयकीनी भी है और जब बेयकीनी होती है तो टॉक्स जो है वो नाकाम भी तब ये हुआ सब। जी आपको आवाज साफ आ रही है? जी बिल्कुल, बीच बीच में लेकिन आपकी आवाज जा भी रही है हुसैन जी। ओके, अच्छा, मैं इसमें यही कहूंगा, देखें बात ये कि मैं नहीं समझता कि अब हमारे और काबुल के बीच में कोई टॉक्स अनकरीब हो सकते हैं, क्योंकि एक पूरा लंबा दौर चला है। पिछले 20 दिन से हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद ये मसला जो है ये दोहा में हल हो जाएगा, शायद ये इस्तांबुल में हल हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमें भी काबुल से ठंडी हवाएं आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो आपका सवाल है कि उन्होंने कहा कि जी हमने बहुत ही मतलब बिल्कुल भी जिम्मेदारी से काम नहीं लिया और हमारी गैर जिम्मेदारी के बायस ये टॉक्स नाकाम हुई है, तो ठीक है, उनको अगर ये उनका वर्जन उनको ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने इस चीज को फेस किया होगा, लेकिन हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि भाई आप हमारे सामने जुबानी कलामी इस बात को मान रहे हैं कि आपने टीपीपी को शरण दिया है, आप उनको अपनी छत्र छाया में इस तरह साबित करें। तो मना कर दिया, उनके जो प्रवक्ता है अफगानिस्तान सरकार के वो तो मना कर रहे हैं कि टीटीपी को हम बिल्कुल भी यहाँ पर शरण नहीं देते हैं, काबुल में बिल्कुल शरण नहीं दिया जाता है। नहीं जी, ये जो नहीं हुसैन जी आपकी आवाज बार बार जा रही है, हम चाहेंगे इसको ठीक किया जाए। फिर मैं हुसैन जी आपके पास वापस लौटती हूँ। कर्नल आपके पास शिवदान जी आते हुए इस बात को, क्योंकि ये कहा गया कि पूरी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के पाले में डालना चाह रहा था, जो कि सही नहीं, और वो अपनी हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते थे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा भी आरोप लगाया गया कि अफगानिस्तान की तरफ से यह कहा गया है कि हम अपनी एक छोटी सी भी जमीन पाकिस्तान को नहीं देंगे ताकि वो वहां से किसी तरह से उनका गुट या फिर उनकी सेना वहां से कोई एक गैर जिम्मेदाराना हरकत या संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे जो दूसरे देश के लिए खतरनाक हो, उनके लिए नुकसानदायक हो। ये बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, ये इस तरह की जो भावना थी अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय थी कि डूरन लाइन जो है वो अफगानिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं की कि अफगानिस्तान डूरन लाइन हमारी डिवीजन लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और अब जब तालिबान की सरकार वहां पर बनी है और अपने आप को स्टेबल मान रही है, अपने आप को मजबूत मान रही है, उसने मांग उठाई है, क्योंकि जो पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है कि टीटीपी को उसने शरण दी हुई है, उसके ठिकाने वहां पर है। तो इस कंडीशन में जब पाकिस्तान उन पर आरोप लगा रहा है तो अफगानिस्तान ने भी सोचा कि हम जब ये बातें चली रही हैं तो हम भी अपनी जमीन जो अंग्रेजों के टाइम में उनके कब्जे में चली गई है पाकिस्तान के, उसे वापस लिया जाए। तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। और इस तरह से अभी तक जो आतंकवाद जो था, जो पाकिस्तान में चल रहा था टीटीपी की तरफ से, वो केवल खैबर पख्तूनख्वा के लिए था, मगर अब डूरन लाइन का कंट्रोवर्सी बीच में आने के बाद में ये बहुत सीरियस मैटर बन गया है और इसको पाकिस्तान को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो जाएगी और अफगानी सेना जो अफगानिस्तान की छापामार युद्ध है वो बहुत मशहूर है विश्व में और वो पाकिस्तान की जो हालत है वो खराब कर देंगे।
जी, तो ये डूरंड लाइन का जो विवाद जो तकरीबन 132 साल से चल रही है चीजें, वो सुधरेगा कैसे, चीजें ठीक कैसे होंगी? क्या अब लग रहा है कि अगर इस पर बात और सहमति नहीं बन पाई तो एक जंग वाली स्थिति जो है हम देखेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में? देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा है, ये विवाद अंग्रेजी समय से है। अंग्रेजों ने अपनी ताकत से, उस वक्त अंग्रेज ताकतवर थे, तो उन्होंने अपनी ताकत से डूरंड लाइन को खींच दिया था और डूरंड लाइन को उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की डिवीजन बना दिया था। और जो इसके लिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रीजन्स को सुनना चाहिए, अफगानिस्तान की जो बातें हैं उनको माननी चाहिए और बैठ करके पीसफुल उसका सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो अब ये तालिबान जो है, ये प्रसिद्ध है विश्व में कि इनको कोई कारण चाहिए युद्ध करने का या छापामार युद्ध करने का, ये उसमें शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान को के नाक में दम कर देंगे। तो अपने पड़ोसी देशों के साथ एक बेहतर रिश्ते बनाने के लिए बातचीत का दौर चलाना होगा। और हमारे साथ बाकी और मेहमान भी जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोग के पास आए। हुसैन जी, आवाज पहुंच रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है, बिल्कुल। तो आप हुसैन जी अपनी बात को रखिएगा। और जो अभी कहा गया कि हम 1 इंच भी जो है वो पाकिस्तान को अपनी जमीन नहीं देंगे, और सही वक्त आ गया है कि अब जो जमीन उस वक्त में यानी 132 साल पहले ब्रिटिश के समय में, अंग्रेजों के समय में चली गई थी, उसे वापस लेने का समय आ गया है। तो युद्ध वाली स्थिति में क्या कगार पे पहुंच गए भारत अफगानिस्तान, माफ कीजिएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान? किरण जी, मैं इसमें यही कहूंगा, देखिए मैं खैर एक, अगर आप इसमें ये इसको इस तरह से कह रही है कि शायद आगे कोई जंग हो जाए, तो शायद जंग तो मुझे इस तरह लग नहीं रही है। लेकिन वो जो एक चल रहा था कि आपको पता है कि बॉर्डर के ऊपर टेंशंस थी और इस तरह की चीजें हो रही थी, उनमें इंटेंसिटी आ सकती है। और एक बात जो है वो, मतलब कल भी जो हमारा डेपुटेशन गया था और जो हमारी हुकूमत ने एक स्टांस दिया है कि देखिए 18 अक्टूबर से अभी तक ऐसा कोई, मतलब एक तरह का सीज फायर जो अभी भी है, अगर ये सीज फायर काबुल हुकूमत की जानिब से खत्म किया जाता है और हम रिकॉर्ड करते हैं कोई ऐसा इंसिडेंट कि वहां से अटैक किया गया हमारे इलाकों पे, फिर मैं इस बात को लेके आपकी बात मान भी सकता हूं और उसके चांसेस भी हैं कि मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड वॉर हो सकती है या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो सकती है। आप ये कह रहे हैं अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट माने, लेकिन एक तरफा मानने से तो चीजें होंगी नहीं। मान तो दोनों तरफ से चीजें होंगी तभी जाकर के सहमति बन भी पाएगी, हस्ताक्षर सिग्नेचर दोनों तरफ से होंगे सीज फायर को लेकर के। तो अब ऐसे में ये कहना अफगानिस्तान गवर्नमेंट का कि आपने सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अफगानिस्तान के ऊपर में डाल दी है, आप हमारे डूरंड लाइन के पास जो एरिया जो हम बार बार क्लेम कर रहे हैं वो आप हमें देने को तैयार नहीं है, टीटीपी वाला मसला उठाते हैं, बार बार काबुल पर भी हवाई हमला, मुझे लग रहा है शुरुआत काबुल से ही हुई है जहां पर हवाई हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया। तो ये सब चीजें दर्शाता है कि स्थिति को ठीक करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। फिर ख्वाजा आसिफ का वो बयान आ जाना, अब तो पूरी तरह से ये कह देना कि बातचीत का तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता है और आगे होगी भी नहीं बातचीत, यानी उन्होंने तो पूरी तरह से बैरियर और मुझे लग रहा है एक चीन की दीवार खड़ी कर दी है। देखिए बात ये कि मिस्ट्रस्ट की जो दीवार है ना, ये भी हमें इसमें यहाँ पे देखना होगा ये कहां से है। ये अभी जो टॉक्स हुई, हम सब जानते हैं, दोहा में टॉक्स हुई है, इस्तांबुल में इस तरह की टॉक्स हुई है, तो वो सिर्फ उसमें मतलब हालात बात वहां पे नहीं थे। आपको पता है कि इसमें इस्तांबुल का रोल रहा है, अगर ये ना होते तो शायद ये टॉक्स भी ना होती ना। तो ये इसमें मतलब ये इसमें एक है फैक्ट। दूसरी बात है, आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूं, ये चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पे इनको फील किया गया कि बाकायदा जुबानी कलामी उनका जो डेपुटेशन था वो चीज को मान रहा था, लेकिन हम उनसे डिमांड कर रहे थे, इस्तांबुल उनसे डिमांड कर रहा था, भाई जो मान रहे हो जुबानी कलामी इसको लिख के भी दो ना, क्योंकि ताकि ये एक तरह का रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। यहां पर उन्होंने हमेशा इनकार किया और यही वजह है, डेडलॉक की वजह ही ये रही है कि वो लिख के देने को बिल्कुल भी नहीं तैयार। शायद उनको पता नहीं है जो भी इस तरह के इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं ना वो लिखत पढ़त में ही होते हैं। एक और बात, मैंने अभी यहाँ पे कर्नल साहब की बात सुनी, मैं हैरान हूं कि पता नहीं वो जब भी तालिबान को उस तरह बयान करते हैं ना कि वो गोरिल्ला फाइटिंग में बहुत तेज है। मुझे पता है अफगानिस्तान ने आखिरी हमला जो था, चाहे वहां पे हामिद करजई हो, चाहे वहां पे तालिबान हो, चाहे वहां पे आप जाहिर शाह की बात कर लें, पिछले 60-70 साल में अफगानिस्तान ने किस मुल्क पे हमला किया? क्या उनके पास हमला करने की कहीं पे कैपेबिलिटी है? ये जो बार बार इस तरह कह देते हैं कि हमारे इलाके इनके इलाके हैं, वो एक डूरंड लाइन थी और वो अंग्रेजों के जमाने की थी। अफगानिस्तान का कोई कहीं पे हमला करने का ना रिकॉर्ड है
ना उनके पास कैपेबिलिटी है, ये सबको पता है। जब आप अटैक करते हैं, लेकिन तो ये claim अफगानिस्तान करते में हैं तो अभी तालिबान की गवर्नमेंट है ना, मतलब तालिबान शासित ये है ना अफगानिस्तान, तो तालिबान की कैपेबिलिटी पे भी आप शक कर रहे हैं फिर, जिन्होंने अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। देखिए, मैं इसमें ना शॉर्टली सिर्फ एक लाइन कहूंगा, ये बात हमेशा याद रखिए कि तालिबान का जो भी नाम रहा दुनिया में कि इन्होंने सोवियत यूनियन को अपने आप पे पिछाड़ दिया, सब कुछ था क्योंकि उनके साथ हम भी थे, उनके साथ अमेरिका भी था, हथियार भी आ रहा था, डॉलर भी आ रहे थे। अब इनको एट देयर ओन करना पड़ेगा, इनमें वो क्षमता ही नहीं है। और इनकी जंगी सलाहियत को देवनाथ जी ने कई दफा बताया, हमारे साथ कोई अंतर नहीं है। और इसमें आखिरी बात है, ये कहते हैं अंग्रेजों के जमाने का वो था नेहरू, अंग्रेजों के जमाने के जेलर भी चले गए। आप अभी तक वो हुसैन जी, मुझे अच्छा लगा आपने इस बात को माना कि तालिबान के साथ आप लोगों का बहुत बेहतर वाला जो रिश्ता है वो रहा था, और यूके देवनाथ जी मुस्कुरा भी रहे इस चीज पर कि इस बात को फाइनली देखिए मान लिया। जी जी जी, सिर्फ एक लाइन, जहां तक इसमें बात की ना कर्नल साहब ने डेरोन लैंड की, तो अगर ये थोड़ा सा इसको चेक करें, 1960 की दहाई के अंदर जो भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे थे, मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि ये एग्रीमेंट उन्होंने किया था अफगानिस्तान के साथ, ब्रिटेन ने किया था। वो इस बात को कह चुके थे, भाई ये अफगानिस्तान की हुकूमत जो है, ये जब भी डेरोन लैंड की बात करती है इसमें कोई हकीकत नहीं है, जो कुछ खिंच चुका है वो लाइन अब हकीकत है। अभी भी अगर उनको दोबारा अपनी स्टेटमेंट यूके को इस तरह से देना होगी ना, वो आप देखिएगा पाकिस्तान के हक में ही देंगे। ठीक है, इस पे कर्नल जी आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं यूके देवनाथ जी और संजीव जी के पास जाऊंगी। देखिए, जो अंग्रेजी टाइम में जो डूरन लाइन खींची थी, उन्होंने अपने उससे खींची है, और अफगानिस्तान का उस वक्त भी ऑब्जेक्शन था, अभी भी ऑब्जेक्शन है। मैंने ये नहीं कहा कि वो सही है अफगानिस्तान वाले, मैं आपसे यही कहूंगा कि उनके साथ बैठ करके आप डिस्कशन कर लें, उनके रीजन सुन लें, उनके लॉजिक सुन लें, किस आधार पर वो इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र बता रहे हैं। नंबर 2, मैं एक और बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं किस पे हमला किया उन्होंने इतनी बड़ी रूसी सेना को परास्त करके हरा के वापस भेज दिया। उसके बाद अमेरिका ने कोशिश की है अफगानिस्तान में, उनको भी इन्हीं तालिबान ने वापस कर दिया अमेरिका को। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया है? वो मतलब आपके सामने ये प्रूफ है कि जो सोचते थे कि रूसी सेना इतनी बड़ी है वो वापस नहीं आ सकती, उन्होंने इतनी हिम्मत करके वापस भेजा। हालांकि आपने उसको हेल्प किया था, मगर ये नहीं कि वो बिल्कुल ही, अभी वो काफी टाइम गुजर चुका है, वो भी काफी मजबूत हो चुके हैं, उनकी सरकार भी पिछले काफी दिनों से चल रही है, तो उन्होंने अपना तैयारी की है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहा आपको कि वो आपको हरा देंगे, मैंने कहा मैं आपको तंग करेंगे और आपके लिए एक बड़ा नासूर बन जाएगा, इसलिए बैठ करके उनसे बातचीत करिए। जी, यूके देवनाथ सर आपके पास आते हुए कि अगर ताकत की बात की जाए तो क्या लग रहा है किसकी ताकत ज्यादा है? गुरिल्ला वॉर ज्यादा सक्षम तरीके से अफगानिस्तान की सेना लड़ पाएगी, या फिर उसको पाकिस्तान की तरफ से जो है एक देखने को मिल सकता है कि जो मिसाइल, जो बाकी चीजें, हम नो डाउट इसमें कि उनका एयरफोर्स ताकतवर है पाकिस्तान का, नो डाउट उनके पास सैनिक क्षमता ज्यादा है, तो अब ऐसे में आप क्या देखते हैं? देखिए, अफगानिस्तान की जो धमकी है कि वो डूरन लाइन को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे, अगर इसको प्योरली मिलिट्री पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये एक पॉलिटिकल बयान है, ये उनका इरादा दिखाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सोचना कि डूरन लाइन क्रॉस करके अफगानिस्तान की फौज या तालिबान या टीडीपी इस तरफ आके परमानेंटली मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पाकिस्तान का एक इलाका कब्जे में ले लेंगे, ये असंभव है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान के लड़ाके बहुत ही जांबाज हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा माहिर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय से ही अलग अलग साम्राज्यों को हराया है। जब मुगल भारत में आके परमानेंट हो गए, तब मुगल साम्राज्य भी अफगानिस्तान पर काबू नहीं रख पाया, अंग्रेजों ने भी मुंह की खाई, रूस भी हार गया, अमेरिका भी हार गया। होता यह कि जमीनी युद्ध में दो तरह के युद्ध होते हैं, एक होता है हिट एंड रन गुरिल्ला वॉर, जिसमें आप जैसे तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशन वो जब रूस के साथ लड़ती थी या अमेरिकन फौज के साथ लड़ती थी, या अभी अगर पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ेंगे, वो हिट एंड रन करते हैं, यानी परमानेंट ऑक्यूपेशन नहीं करते हैं।
दुनिया में जितनी गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये है कि जब उनको रेगुलर आर्मी से लड़ाई करना होता है तो उनका एक तरीका होता है। माओ ने इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था कि जब दुश्मन की रेगुलर आर्मी मजबूत होती है और आगे बढ़ती है तब गुरिल्ला पीछे हट जाता है, तितर बितर हो जाता है। तालिबान ऐसा ही करता है। और जब दुश्मन की आर्मी कैंटोनमेंट में या रिट्रीट पर होती है, पीछे लौट रही होती है अपने अभियान के बाद, तो तब गुरिल्ला आके उन पर हिट एंड रन करता है। तालिबान भी ऐसे करता है। ऐसे ही करके उन्होंने अमेरिकन को हराया, रशियंस को हराया। लेकिन पाकिस्तान में क्या डूरंड लाइन को वो क्रॉस करके इस तरफ आकर एक छोटा सा पाकिस्तानी इलाका जिसको पाकिस्तान अपना बताता है 10 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर ऑक्युपाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। अभी भी जो हमले हो रहे हैं सब जगह हम ये देखते हैं कि तालिबान या टीटीपी के लड़ाके आते हैं, बॉर्डर पोस्ट पर हमला करते हैं, हमला करके लूटपाट करके फिर बॉर्डर पोस्ट को खाली करके वो लोग वापस चले जाते हैं। तो मिलिट्री आकलन ये है कि अभी जो अफगानिस्तान से बयान आ रहे हैं कि वो डूरंड लाइन के इस तरफ आ जाएंगे, वो एक राजनीतिक बयान है, कूटनीतिक बयान है। वो दुनिया के सामने चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं। जी संजीव श्रीवास्तव सर, आपके पास इस बात को, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से कई बड़े आरोप जो है पाकिस्तान पर लगाए गए, और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है हुसैन जावेद साहब की, जितने देर यूके देवनाथ सर बोलते रहे उन्होंने हामी जो है वो भरते रहे हैं कि उनके पक्ष में चीजें जा रही थी, थोड़ी अच्छी लगी उनको। और मैं संजीव सर इसके लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए शांति के लिए आश्वासन नहीं दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, ये अफगानिस्तान का कहना है, और ना ही इस्लामिक स्टेट के जो आतंकी हैं उनको ट्रेनिंग देने पर रोक लगाने के लिए एक वादा जो किया जाना था वो भी नहीं किया गया। यानी ये तमाम बातें जो है वार्ता के दौरान जो है वो की जा रही थी। अब ऐसे में दूसरी तरफ देखिए अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी अफगानिस्तान की तरफ से नहीं है, यानी काबुल में उसको पनाह नहीं दिया जाता है। एक्शन लेने का भी आश्वासन जो है अगर पाकिस्तान करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन वो भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। यानी बातचीत बेनतीजा और तमाम आरोप अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे लगा दिए गए हैं कि ना तो आपने सिग्नेचर किया, ना तो आपने वादा किया, ना तो आपने दावा किया कि आप टीटीपी को भी खत्म कर देंगे, ना आप वादा करते हैं कि आप शांति सुरक्षा लेकर के आएंगे। तो कई ऐसी बातें जो है वो कहते हुए दिखाई दिए हैं। किस तरफ अब ये पूरी वार्ता जो है या होगी कि नहीं होगी, किस तरफ दिशा में चीजें जाती दिख रही हैं? देखिए किरण जी, इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का पाकिस्तान की सरकार पर जो ट्रस्ट है वो बहुत ही लो है, बहुत ही कम है। और ये जो ट्रस्ट का जो डेफिसिट है उसी वजह से जो तालिबान की सरकार ने कोई लिखित वायदा करने से मना कर दिया। और क्योंकि ये जो तालिबान की सरकार है उसने इस बात को लगातार देखा है कि जो पाकिस्तान की जो पश्तून आबादी है उसके साथ किस तरीके का मिस ट्रीटमेंट पाकिस्तान की जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाली जो सरकार है, जो मिलिट्री रूलर्स हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, वो करती हैं। दूसरा, अफगान शरणार्थियों के साथ जो मिस ट्रीटमेंट किया जाता है उसको लेकर के भी तालिबान की सरकार का जो एक असंतोष है, जो रोष है, वो हमेशा से बना रहा है, आज भी है। तीसरा, जो डूरंड लाइन है जिसको कि तालिबान की सरकार ने कभी भी मान्यता नहीं दी, और फॉर दैट मैटर किसी भी अफगानिस्तान की सरकार ने डूरंड लाइन को कभी भी मान्यता नहीं दी है, उस पर पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जो बाड़ लगाने का जो काम किया गया, 2600 किलोमीटर लंबी ये सीमा है, उसको भी लेकर के एक रेसिस्टेंस मैं कहूंगा ये तालिबान की जो सरकार है उसके जो सैनिक हैं वो लगातार करते हैं। और अनेक जगहों पर आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि ये जो पाकिस्तान के और तालिबान के जो सैनिक हैं, अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं, वो आपस में झड़पें करते रहे हैं और अनेक जगहों पर बाड़ों को उखाड़ कर फेंका भी गया है। तो ये जो पाकिस्तान की द्वारा जो बाड़ लगाने का जो कार्य था उसको तालिबान की सरकार भी, टीटीपी भी और अफगानिस्तान के लोग भी इस बात को उनका असेसमेंट है कि ये पाकिस्तान की डिवाइड एंड रूल को करने की जो साजिश पश्तूनों के खिलाफ है, ये उसका पार्ट है। और ये बाड़ लगा करके जो एक सबसे बड़ी आबादी जो पश्तूनों की पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान के जो पश्तून है जो दूसरे नंबर पे है, उनके बीच में एक दीवार खड़ा करने का जो साजिश है, जो कि इतनी क्लोजली निटेड जो सोसाइटी है पश्तूनों की, उनके बीच में एक दीवार खड़ा करना, जगह जगह पे ये पूरा बाड़ लगा करके ब्लॉक कर देना उनको, और उनके रिश्तेदार नातेदार उस साइड में रहते हैं कि किसी के रिश्तेदार नातेदार उनके
एक दूसरे के साथ इतने क्लोज उनके संबंध हैं, ऐसे में उनके बीच में दरारें पैदा करने से जाहिर है कि ये जो पश्तून आबादी को पसंद नहीं आता, और तालिबान एक लार्जली पश्तून डोमिनेटेड जो रेजिम है, तो ऐसे में जो तालिबान की सरकार का जो पाकिस्तान के जो कृत्यों को लेकर के जो उनका 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 जो एक ट्रस्ट है वो बिल्कुल कम है, बहुत कम है। और एक और बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि देखिए, आज पाकिस्तान एक रिटन जो है एश्योरेंस चाहता है तालिबान से कि आप ये लिखित वायदा कर दीजिए कि आप आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। यही बात तो भारत भी पाकिस्तान से कर रहा है। भारत भी यही चाहता है कि आप पाकिस्तान हमें ये आप एक एविडेंस बेस्ड, इररिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल जो है एश्योरेंस दे कि आप भारत के खिलाफ आतंकी साजिश नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्या ऐसा कर रहा है? पाकिस्तान में आज भी जो टेरर कैंप्स हैं वो लगातार चल रहे हैं। पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और अब यही जो पाकिस्तान है वो जब खुद इन भस्मासुरों से जो फेस कर रहा है और जिस तरीके की नीतियां उसने भारत के खिलाफ अख्तियार की हैं, वही उससे उसी तरीके की जो नीति है बैकफायर कर रही है। हिलेरी क्लिंटन के जो शब्द याद आते हैं कि आप यदि बैकयार्ड में जो सांप पालोगे और सोचोगे कि ये सिर्फ पड़ोसियों को जाके डसेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये जो सांप है आपको डस सकते हैं। और हिलेरी क्लिंटन के जो शब्द हैं बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही होता जा रहा है। आपने अफगानिस्तान को, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने बैकयार्ड के तौर पर जो है डेवलप करने की उनकी प्लानिंग थी। और उनको ऐसा लगता था कि तालिबान तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और अभी भी जावेद साहब की जो बात में सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कितने युद्धों को जीता है। अरे अफगानिस्तान को जो है ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। इसके ऊपर अमेरिका में और जो है अनेक जगहों पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान में अनेक महाशक्तियां आई और वहां पर दफन होकर चली गई, रातों रात भागना पड़ा। अभी आपने हाल में देखा 2021 में। बिल्कुल। और देखिए संजीव सर, इस बात को मान भी हुसैन जी गए कि हम ही ने तो साथ दिया था इन युद्धों में, तो तालिबान को बनाने में, लाने में, सब में तो आपका साथ है। तो मैं किरण जी एक बात कहना चाहता हूं, यदि पाकिस्तान जरा भी, और देखिए मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं, मेरा मानना है कि ये जो ग्रेटर अफगानिस्तान का जो एक प्लानिंग है और ये थ्रेट है पाकिस्तान को, ये रियल है, इसको हल्के में ना लें। और मैं ये मानता हूं कि जो अफगानिस्तान की जो तालिबान की जो सरकार है उसका एक बड़ा प्लान है और वो और टीटीपी उसका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। टीटीपी 2021 के बाद बहुत ही इम्बोल्डेंड हुआ है। टीटीपी के जो अनेक आतंकी जो अफगानिस्तान की जेलों में अमेरिका और नाटो ने बंद कर रखे थे, सब आजाद हो चुके हैं और सब वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ बढ़ चुके हैं और बड़े हमले कर रहे हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का लक्ष्य सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं। और उस प्रक्रिया में वो पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और वो सीधा सीधा सेना पे हमले करते हैं, सीधा सीधा पुलिस फोर्सेस के पोस्ट पर हमले करते हैं। और ये हमले, मैं जावेद साहब, मैंने दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक आने वाले समय में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके ऊपर बड़े हमले करने जा रहा है, क्योंकि आपकी टॉक्स फेल हो चुकी हैं और इस टॉक्स पर टीटीपी की बहुत ही क्लोज वॉच थी। और जब तालिबान की सरकार एश्योरेंस नहीं दिया है तो वो भी एक तरह से टीटीपी को इम्बोल्डन करने का ही कार्य करेगा कि हमारे पीछे तो तालिबान की हमारी सरकार बैठी हुई है, चलो हम और कुछ बड़ी कार्रवाई करते हैं। तो ये जो आपके ऊपर जो थ्रेट है, जो आतंकवाद का और टीटीपी जिसको कि आप कहते हैं, हालांकि दहशतगर्दी आप स्वयं आपने पाल करके रखी हुई है, इसलिए इस तरीके की बातों को बहुत ही मॉरल राइट आप नहीं रखते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि आतंकवाद को स्वयं आपने कष्ट दिया हुआ है, भस्मासुरों को पाल के रखा हुआ है। तो यदि आप जरा भी सीरियस हैं, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में बात कर रहा हूं, अगर वो जरा भी सीरियस हैं, सबसे पहला काम किरण जी मैं कहना चाहता हूं, उन्हें आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो दशकों पुरानी उनकी जो नीति रही है, उसको तुरंत ही त्याग देना चाहिए, आज ही त्याग देना चाहिए। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा। जो पश्तून आबादी है उसको आपको अच्छा ट्रीटमेंट देना होगा। पश्तून आबादी को आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट देंगे तो उसकी जो नाराजगी है वो दूर नहीं होने वाली। और ये जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं और खासकर ये जो ग्रेटर अफगानिस्तान का जो प्लान है, वहां के युवाओं ने, मैं हैरत में पड़ गया कि वहां के एक मदरसे के
जो है छात्रों ने इस तरीके का प्लान बनाया है, और ये जाहिर है कि युवा है, अफगानिस्तान की युवा आबादी है, और ये जो प्लान है अफगानिस्तान की तालिबान के एक मंत्री को पेश किया गया, और जाहिर है कि ये इस बात को दर्शाता है कि अफगानिस्तान की युवाओं के अंदर भी अब इस तरीके की भावना है कि पाकिस्तान पर भी शासन करना है, पाकिस्तान को भी तालिबानाइज करना है, और पूरे पाकिस्तान पर अपना एक छत्र राज होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है, लॉन्ग टर्म का खतरा है। बिल्कुल हुसैन जी इसका जवाब देंगे। कर्नल शिवदान जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल शिवदान जी, तो उसको गंभीरता के साथ उसे लेना होगा। बिल्कुल संजीव जी, कर्नल शिवदान जी भी कुछ कहना चाहते हैं, फिर दोनों बातों का जवाब जो है हुसैन जी। हुसैन जावेद साहब से मैं यही कहूंगा और बार बार कह भी रहा हूं, मुझे पाकिस्तान के साथ पूरी हमदर्दी है, क्योंकि एक समय था कि हम और पाकिस्तान एक ही थे, हुआ करते थे पूरा भारत, और वहां के आपका सब रहन सहन हमारा जो सब कुछ एक जैसा है, तो एक तरह से हम बिल्कुल अपनापन समझते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को एक कमीशन बिठा करके, एक जांच इंक्वायरी बिठा करके पूरे देश में ये पता लगाना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान इस स्थिति में क्यों पहुंचा, इसका इकोनॉमिकल दिवाला क्यों निकला, वहां पर खाने पीने की तकलीफ क्यों हुई, क्यों आपको बार बार भीख का कटोरा लेकर के आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगनी पड़ती है। यदि आप ये जांच कमीशन से या अपने इंटेलेक्चुअल जो विद्वान लोग हैं देश के, जो अक्लमंद लोग हैं, उनसे ये पता करवाएंगे कि कारण क्या है, तो आपको अपनी सारी समस्याओं का पता लग जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान की सारी सबसे बड़ी समस्या रही है कि आपने हमेशा पड़ोसी देश के साथ कुछ ना कुछ ऐसे विवाद खड़े किए हैं जिनके कारण आपके प्रति अशांति पैदा हो। ठीक है बताइए हुसैन जी, भारत के एक यहाँ पर टीम गठित करने की बात कि आपको जांच मतलब इसकी होनी चाहिए कि स्थिति आज पाकिस्तान की आखिरकार ऐसी क्यों है, और साथ ही ये बहुत बड़ा थ्रेट है, जिस तरह से संजीव सर ने भी कहा कि अगर तालिबान ने एक बार सोच लिया तो फिर करने से भी गुरेज नहीं करेगा, और इसका इतिहास हम उठा करके भी देख ले, और साथ ही साथ खुद तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से कह भी दिया गया है कि आप यूएसएसआर को देख लीजिए, आप यूएस को देख लीजिए, और फिर उसके बाद सोचिए। जी बिल्कुल, ये सब जो इनके सवाल है वो मैंने सुने, मैं ट्राई करता हूं कि मैं इनको इसका जवाब भी दूं। पहली बात तो ये कि हमारे साबिक DGISI थे जनरल एहसानुल हक, उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। एक लाइन में बताऊंगा, उन्होंने कहा कि हम अक्सर अफगानियों से कहा करते थे, यार तुम अक्सर पख्तूनिस्तान की बात करते हो, डेरोलैंड की इस हवाले से करते हो बात, इसके आज के दौर में इसकी रेलेवेंस क्या है? तो अफगान जो थे ना, जो उस टाइम हुकूमत के अंदर थे, वो ये कहा करते थे, सर आप इस बातों से परेशान मत हुआ करें, ये हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए करते हैं, हमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मंजन बेचना है, इसके लिए हम यहाँ पे तड़का लगाते हैं डेरोन लाइन का। आपको क्या लगता है कि असल में क्या ऐसा हो सकता है? अब जो लाइनें खिंच चुकी है वो हो चुकी है, अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन इसी बात को देवनाथ जी ने भी सेकंड किया कि ये एक तरह का उनका सियासी स्लोगन है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। दूसरी बात हुसैन जी, आप आगे बढ़िएगा। मैं एक चीज, मुझे लग रहा है फिर यही आपके लिए भी, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर के लिए होता है, जो आप बार बार कश्मीर का राग अलापते हैं, तो इस बात को सिर्फ अफगानिस्तान के इस नजरिए से मत देखिए, अपने नजरिए से भी देखिए, क्योंकि आप बार बार वहां पर जाकर के जिस तरह से आतंकवाद फैलाते हैं कि कश्मीर तो हमारा है और हम आतंकवाद के जरिए जो है इसको ले लेंगे अपने तरफ में, तो ऐसा होगा नहीं। लकीर खिंच चुकी है और वो हम लेंगे जो आपके अधिकृत है। आगे सर। देखिए मैं अभी इस पे बात नहीं करना चाहता, चले मैं इसका जवाब मैंने कहा कि जो आप उधर से सोचते हैं वो कम से कम अपने लिए भी एप्लीकेबल करिए, वो बहुत जरूरी है। हुसैन जी कंटिन्यू। आपकी राय आपके हिसाब से ठीक है, मैं आपको गलत नहीं कहता, आपने अपने हिसाब से दी राय, अपने हालात के हिसाब से दी, मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता। मैंने अपने हालात के हिसाब से नहीं, आपकी बात के हिसाब से आपको आपकी बात का जवाब दिया है। अच्छा चलो मैम, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा मैं अपनी बात अगर कंप्लीट कर लूं। दूसरी बात है कि अभी जितने भी हमारे काबुल हुकूमत के साथ जितने भी टॉक्स है, उसमें ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत कुछ होता है, उसमें भी बाकायदा तौर पे उन्होंने हमसे ये कहा है कि हम आप इस बात को आप मान लें, TTP के ऊपर से हम अपना हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि इन्होंने अमेरिका के खिलाफ जंग में हमारा बहुत साथ दिया है और इन्होंने बाकायदा बैत की है। ये जो पख्तून कल्चर होता है ना, इसमें एक बैत का सिस्टम होता है कि जितने भी TTP वाले, इन्होंने मुल्ला उमर और उसके बाद आजकल जो मुल्ला अखमद है, इनके हाथ पे बैत की, यानी इनको अपना लीडर माना है। तो खुद काबुल हुकूमत ने भी इसको माना है कि हमारे लिए इतना आसान नहीं कि हम इनको एकदम ही इस तरह से आपके हवाले कर दें।
क्योंकि अगर हम इनके खिलाफ हो गए, ये हमारा सारा सिस्टम जानते हैं और हमारा जो भी मतलब आप ताकत के सेंटर समझ रहे हैं, इनको सब पता है। अगर हमने इनके ऊपर से एकदम हाथ उठा लिया तो ये दाइश के साथ मिल जाएंगे और वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये अलग बात है कि हमने उनको कहा है कि अगर आप हमारा साथ दें, हम इनको लगाम इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। फैक्ट तो ये जो आपने भी कहा कि इस पर बात नहीं बनी, इस पर डेडलॉक हो गया और टॉक्स इस पर नाकाम होगी, तो ये एक है। दूसरा जो चैलेंज काबुल हुकूमत को है ना, कि इनको दुनिया में कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा, सिवाय रूस ने किया। इनको तो यूएनओ नहीं मानता। तो सबसे पहले तो ये अपने आप को मनवाए दुनिया के सामने कि भाई हमारा भी कोई अस्तित्व है, हमारा भी कोई वजूद है, दुनिया से इनको सपोर्ट मिले। आपके सामने आप इसको आराम से सर्च भी कर सकते हैं, आजकल के दौर में इतना मुश्किल नहीं होता। जब से ये टेंशन हो रही है, जब से ये 11 और 12 अक्टूबर से टेंशन स्टार्ट हुई, क्या अफगानिस्तान को किसी किस्म की ग्लोबल सपोर्ट मिली? जो हमने उनके ऊपर अटैक किया या हमने उनको एक सख्त किस्म का जवाब दिया, तो सवाल है नहीं मिली। इंडिया ने की होगी हिमायत, वो क्योंकि आपके अब उनके साथ ताल्लुकात हो गए, इट्स ओके, लेकिन दुनिया में उनको कोई किसी किस्म की हिमायत नहीं मिली है। और इसमें एक और चीज है कि हम हिस्टोरिकली जब भी ना पाक अफगान की बात करते हैं हिस्टोरिकल हवाले से, हम डेरोल लाइन से पीछे नहीं जाते। लेकिन यह भी फैक्ट है कि मैं यहां पे हमेशा तारीफ करता हूं रंजीत सिंह जी की, जो कि आपको पता है कि पंजाब के महाराजा भी थे। अगर वो अपने टाइम में इन अफगानों को बिल्कुल जो आज की डेरोन लाइन है उस पर धकेल ना देते, तो आज भी ये जो हिस्से क्लेम करते हैं ये आज भी अफगानिस्तान के पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहते हुए ना चाहते हुए उन्होंने वो काम किया जो आज हमारे बहुत काम आया। तो मैं इसमें डेरोन लाइन से ज्यादा रंजीत सिंह को बहुत ज्यादा क्रेडिट देता हूं। एक हिस्ट्री की बात है, मैंने कहा मैं आपके साथ इसको भी ठीक है शेयर हुसैन करूं। जी, अगर अफगानिस्तान को समर्थन किसी का नहीं मिल रहा है जैसा आप कह रहे हैं, आपको किसका समर्थन मिला? किसका समर्थन मिला? सऊदी अरब के साथ इतने बड़े डील में भी पाकिस्तान के पास में सऊदी अरब आ ही नहीं रहा, बातचीत भी नहीं है कोई। बड़ा जबरदस्त डील हुआ था। आर यू कर्नल शिवदान जी आपके पास, उसका समर्थन नहीं मिला। अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, अफगानिस्तान को एक फटकार लगा दे अमेरिका, वो भी नहीं है। और भारत ना अफगानिस्तान युद्ध के लिए तो भारत किसी के साथ नहीं है, शांति वार्ता के लिए तो आप सबके साथ रख लीजिए। और हमें बखूबी पता है कि पाकिस्तान की हरकतें क्या है, सीज फायर का उल्लंघन क्या कर सकता है पाकिस्तान और शुरुआत कौन कर सकता है, क्योंकि हम उस चीज को झेलते हैं। हर बार सीज फायर का उल्लंघन। और इसका ताजा उदाहरण ना ऑपरेशन सिंदूर के ही वक्त में देख लीजिएगा, जब सीज फायर के लिए बातचीत हो गई, ऐलान हो गया, उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई थी। तो मुझे लग रहा है कि ये ताजा उदाहरण है, आपके जहन से भी चीजें उतरी नहीं होंगी। कर्नल शिवदान जी अपनी बात को रखिएगा, फिर हुसैन जावेद जी के पास। आपके सवाल का जवाब सिर्फ देना, आपके सवाल का जवाब मैं दूं जो आपने भी कहा, सिर्फ एक लाइन। ठीक है जी, आपने कहा ना कि हमें इसमें किसकी सपोर्ट मिली। हमारे तो भी हम अभी भी पिछले दिनों बकायदा सऊदीया के दौरे पे गए। आपका क्या ख्याल है कि 2 माह में अगर एक एग्रीमेंट साइन होता है तो फौरन इस पे काम स्टार्ट हो जाता है? थोड़ा टाइम लगता है, चीजें शेप अप बयान तो आता, एक बयान तो आता, कुछ तो आता, कहाँ आया बयान? कुछ आया? सुनिए, आपके सामने कतर है, आपके सामने इस्तांबुल है और आपके सामने ट्रंप साहब का बयान है। सर अफगानिस्तान के साथ भी हुसैन जी, अच्छा नहीं, सुन ले, ये तो ट्रंप साहब का बयान है। मैं सिर्फ एक लाइन, ट्रंप साहब का बयान है कि मुझे पता है आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बड़ी झड़पें हो रही, शायद मैं उसमें कोई रोल अदा करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे लग रहा है 2 दिन पहले चर्चा में आप भी जुड़े थे हुसैन जी, और मुझे लग रहा है मैंने वहां पर एग्जाम्पल भी दिया था कि वहां अमेरिकी के एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचे हुए अधिकारी पहुंचे, उन्होंने कहा है जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर किया गया वो गलत है और इसको लेकर के जवाब दे। शायद मैंने आपके इसमें कहा था, आप भी थे उस वक्त में, उस चर्चा में। मैं परसों की बात कर रही हूँ जब चर्चा हुई। तो ये आप सोच लीजिए कि अमेरिका, तब आपने कहा था कि ठीक है अमेरिका क्या कहता है उसमें तो हम ध्यान ही नहीं देंगे। तो आप डोनाल्ड ट्रंप को मत लाइए सर, मत लाइए। इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं। ये कर्नल शिवदान जी, देखिए मैं हुसैन जावेद साहब को याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान को किसका सपोर्ट मिला दुनिया में। एटलीस्ट आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को 132 देशों का विश्व में समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अप्रिशिएट किया और भारत के स्टैंड की तो सराहना की, मतलब उनको तारीफ की कि आपने सही एक्शन लिया है। तो ये आपका पहले बात के मैं वो बता रहा हूं। नंबर 2 मैं ये बताना चाहता हूं कि क्यों तालिबान आपके लिए इतना बड़ा दुश्मन बन सकता है।
कि जिस प्रकार से आपने बोला था टीटीपी और ये सब एक दूसरे के ठिकाने जानते हैं, तालिबान को आपने जमीनी स्तर से तैयार किया है। आपके सारे ठिकानों को, आपकी सारी टेक्निक्स को, आपकी सारी बैटल ड्रिल्स को, जो हमारे सेना में बोला जाता है बैटल ड्रिल्स, उनको तालिबान अच्छी तरह जानता है, क्योंकि आपने ही इसको सब चीज सिखाई है। इसलिए तालिबान आपके लिए ज्यादा खतरनाक इसलिए हो सकता है कि आपके सारे सेंसिटिव स्पॉट्स को जानता है और सारी चीजों को समझता है, उसके हिसाब से ही वो हमले करेगा और छापामार युद्ध लड़ेगा। तो इसलिए बेटर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप तालिबान के साथ पीसफुली अपने झगड़ों को निपटा लीजिए, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। जिस प्रकार से आपने जो मैडम जो बोल रही हैं, एंकर मैडम, जिस तरह से आपने तालिबान के साथ सवाल उठाए हैं, उसी प्रकार की समस्या आपने कश्मीर में पैदा की है। तो इसलिए अपने पड़ोसियों के साथ समस्या पैदा करनी बंद कर दीजिए और अपने आप को, अपने मुल्क को, अपनी आवाम को की मदद के लिए शांति स्थापित करिए मुल्क में, जिससे दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके देश में आए और आपके अंदर आपकी प्रगति हो, तरक्की हो। अन्यथा ये पाकिस्तान उसी तरह से और बर्बाद होता चला जाएगा और इसके 3 टुकड़े होने वाले हैं आपकी केवल इस पॉलिसी के कारण कि आपकी सेना और आपका पंजाबी प्रांत पूरे पाकिस्तान पर इस तरह शासन करना चाहते हैं, जैसे एक विदेशी आता है ना शासन करने के लिए। जैसे आपको याद होगा पहले हमारे जब संपूर्ण भारत एक था, उस वक्त आते थे 10वीं सेंचुरी में, 11वीं सेंचुरी में भारत से आकर के हमारे ऊपर बाहर से राज करते थे। उसी प्रकार से पंजाबी कम्युनिटी ने और सेना ने पूरे पाकिस्तान पर उसी तरह का राज किया हुआ है। बांग्लादेश का निर्माण केवल इसलिए हुआ कि आपकी पंजाबी कम्युनिटी शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री मानना नहीं चाहती थी। और अभी भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ क्यों आपका दोहरा व्यवहार है, क्यों अब उतना प्रोग्रेस न्यूज पंजाब में हुई है, ये सब बातों को आप देखिए, अन्यथा आपका देश का 3 टुकड़े होने जरूरी हैं। जी, यूके देवनाथ सर, अभी हुसैन जावेद साहब इस बात को रख रहे थे कि किस तरह से जो है टीटीपी और बाकी सरगनाओं का जो नाम लिया कि वो बखूबी जानते हैं तालिबान अफगानिस्तान के बारे में, इसलिए बहुत बड़े उनके लिए जो है खतरा बन सकते हैं अगर इनके अगेंस्ट में कोई स्टेप उठाया गया। मुझे लग रहा था शायद पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के बारे में कह रहे हो जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा से डर हो, वही स्थिति सिचुएशन जो है चीजें नजर आ रही थी मुझे जब वो कह रहे थे। जी हाँ किरण जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है हमेशा थोड़ा दोगली नीति फॉलो करता है। जैसे कि अभी डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो आतंकवादी ग्रुप यह बोलता है टीटीपी को, उनके ऊपर तो नाराज रहता है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वह इसी तरह की दोगली नीति अप्लाई करते हुए भारत के खिलाफ अपने जो आतंकवादी संगठन है गुड तालिबान का इस्तेमाल करता रहता है भारत के खिलाफ। ये इसमें शायद पाकिस्तान की आर्मी की एक मजबूरी दिखाई देती है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो डिप्लोमेटिकली जानती है कि जब तक भारत के साथ तनाव रहेंगे तब तक पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी सुप्रीम रहेगी। और इसी तरह से अब पाकिस्तान की आर्मी को एक और बहाना मिल गया है कि पाकिस्तान की आवाम को बताना कि अफगानिस्तान के जो ट्राइबल्स हैं, अफगानिस्तान के जो प्रिमिटिव लोग हैं, उनसे पाकिस्तान की हायर सिविलाइजेशन को बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी बखूबी निभा सकती है। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है हमेशा विन विन सिचुएशन का एक माहौल पैदा करती है। पाकिस्तान को बहुत जल्दी अपनी आर्मी को बैकग्राउंड में ले जाना पड़ेगा और जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स हैं, जो करियर डिप्लोमेट्स हैं, इनके जो फॉरेन सर्विस के जो अफसरान हैं, उनको पूरे इंटरनेशनल रिलेशनशिप की जिम्मेवारी सौंपनी पड़ेगी। देखिए, जो फॉरेन जो करियर डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, वो जानते हैं कि 2 देशों के बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए। और फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स को पता होता है कि उस रिलेशनशिप में फौज की बात नहीं की जाती है, जोर आजमाइश की बात नहीं की जाती है, टैंक का इस्तेमाल कर लेंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसी धमकियां नहीं दी जाती, वो सब पृष्ठभूमि में रखा जाता है। तो जैसे भारत ने किया अभी, देखिए सिंदूर से भारत ने भी बहुत कुछ सीखा है।
सबसे बड़ी चीज हमने सिंदूर से ये क्या सीखा है कि हम अपनी ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं उनको हमने लिमिट में कर दिया। और जैसे ही हमारा ये ध्येय प्राप्त हो गया कि हमने पाकिस्तान की आतंकवादी संगठनों को, और चलो एक सस्ता शब्द है, उनके आकाओं को भी समझा दिया, हमने तुरंत सिंदूर को रोक दिया, खत्म नहीं किया, अभी भी चल रहा है जी। तो पाकिस्तान को भी यह सीखना पड़ेगा कि जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो एक वो सबसे लास्ट हथियार होना चाहिए। उसके पहले बातचीत और ज्यादा बातचीत चाहे काबुल में हो, चाहे पाकिस्तान में कहीं पर हो, चाहे कतार में हो, चाहे इस्तांबुल में हो, बातचीत ही एकमात्र तरीका है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अपने ये जो है मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इनको कभी भी ऐसी टीम का लीडरशिप नहीं देना चाहिए। अभी इस्तांबुल में गए मेजर जनरल साहब सामने खड़े हैं, तो देखिए ठीक है पाकिस्तान की आर्मी है, मेजर जनरल साहब हैं, लेकिन वो क्या बात करेंगे? उनको मेरे ख्याल से सिर्फ वो थोड़ा हमेशा ही ये सोचेंगे कि हम तो अफगानिस्तान को डंडे के जोड़ पर संभाल लेंगे। ऐसा होता नहीं है। तो पाकिस्तान जब बातचीत के लिए डेलीगेशन अलग और युद्ध के लिए एक अलग सिविलियन डेलीगेशन भेजे। जी, सिविलियन डेलीगेशन जो आवाम की नजर से चीजें सोचे, देश के तरक्की की नजर से सोच करके जो है वो बातचीत करे। कंटिन्यू करिएगा सर। जी हाँ, पाकिस्तान देखिए एक चीज तो जाहिर है, पाकिस्तान जो है उसको समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के जो ट्राइबल लोग हैं, हुसैन जावेद साहब को भी मालूम है कि उनमें एक अजीब सा कल्चर होता है। इनके यहाँ आप छोटे छोटे गांव में चले जाइए, कस्बे में चले जाइए, जो जिरगा होते हैं, जो शूरा होते हैं, 10 गांव 11 गांव के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो अपने मूछ पर बहुत यकीन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं किरण जी, मेरे को बोलने में कोई अचरज नहीं है कि किसी भी आर्मी को, रेगुलर आर्मी को इस तरह के ट्राइबल एरिया में लड़ने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए जब रेगुलर आर्मी लड़ती है, भारत में भी हम इस चीज को फेस कर चुके हैं, रेगुलर आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी के सामने भी ये डायलेमा है कि जब आप किसी गांव पर आपको इंटेलिजेंस मिलती है या बॉर्डर में इंटेलिजेंस मिलती है कि आतंकवादी ग्रुप या अवांछनीय तत्व हैं, रेगुलर आर्मी किस पर हमला करेगी? वहां आप गांव को घेर लीजिए। पाकिस्तान की भी ये डायलेमा है, इंडिया में हमने भी फेस किया है। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ हैं, हमने भी इसको, आपने गांव को घेर लिया क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट है कि गांव के अंदर 4 या 6 लोग हैं। उसके बाद आप हमला नहीं कर सकते हैं। हमला इसलिए नहीं कर सकते कि कोई 4 या 6 लोगों को ढूंढ के उनको न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गांव के बड़े बूढ़े बच्चे महिलाओं उनको डरा नहीं सकते, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक अगर कैजुअलिटी हो गई सिविलियन की या महिला की तो मामला जो है वो अखबार में, टीवी में आ जाता है। तो इनको अपनी आर्मी को पीछे रखना पड़ेगा और जो इंटरलोक्यूटर्स हैं, बैकग्राउंड में जो बातचीत करने वाले हैं, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके दोनों डेलीगेशंस अलग होने चाहिए। जी हुसैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात को रखिएगा, और डेलीगेशंस अलग होने चाहिए बातचीत के लिए। देवनाथ जी ने बहुत ही सेंसिबली बात की। मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो इंप्रेशन इस तरह का आ रहा है ना कि हम फौरन अपने आर्म्स की नुमाइश चाहते हैं अफगानिस्तान में और हम सिर्फ सीधे सीधे उनका हाथ जो है उनकी आर्म ट्विस्टिंग चाहते हैं, ये गलत इंप्रेशन। 1400 डिप्लोमेटिक टॉक्स के फेल होने के बाद, हालिया जो अभी चीजें हुई है फेल आपके सामने है, उसके बाद जाके हम मजबूर हो गया कि हम इनको इनकी भाषा में जवाब दे। एकदम से हम नहीं हुसैन जी, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगी। मैं आपको 3-4 भारत के परिप्रेक्ष्य में दिखा देती हूँ और उसके बाद आपको अफगानिस्तान। आ रही हूँ कर्नल शिवदान जी और संजीव जी आपके पास भी, बहुत जल्दी मैं बताऊंगी सर, वक्त की कमी है। तो पहला तो नहीं, परमाणु बम हमने शब बारात के लिए नहीं रखा है, परमाणु बम हम फोड़ देंगे, परमाणु बम हमने ऐसे ही नहीं रखा है। ये बयान मुझे लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर से लगभग आपने 4-5 बार सुन लिए होंगे अपने मंत्रियों के से। अफगानिस्तान के लिए टॉक से पहले जाते हैं ख्वाजा आसिफ और ये कह देते हैं बातचीत होगी नहीं, सिर्फ युद्ध होगा। किरण जी, मैंने भी बोलना शुरू किया था, सिर्फ आज ये कह रहे हैं कि हम नुमाइश नहीं करते हैं, तो ये बात गलत है सर।
मुझे लग रहा है फिर तो आप वाकिफ ही नहीं है, क्या तो छिपा रहे हैं? बार बार आज आप मुझे बार बार अफगानिस्तान के टॉपिक दिखा के बार बार इंडिया की तरफ मैं सर मैं एग्जाम्पल गिना रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ आपको। चलिए उदाहरण दे रही हूँ। चले आपकी इजाजत से एक छोटा सा सवाल कर्नल साहब से, आपकी इजाजत से सिर्फ, बस मेरा सवाल आप नहीं, एक तो इसका भी जवाब दीजिएगा जो मैंने आपको दिया, उदाहरण भी दिया, एग्जांपल्स दे दिए, बाकी आप पूछिए क्या पूछना। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ कर्नल साहब से ये पूछता हूँ, ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इस तरह की बातें, ये ख्वाहिशात ही हैं सारी, इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ ना, आज बांग्लादेश को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, दुनिया बदल जाती है। और आखिरी बात, आप मुझे, क्योंकि आपका ताल्लुक डिफेंस से है, मैं आपसे एक सवाल अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताएं, आपका एक प्लान शुरू होता थिएटराइजेशन ऑफ कमांड, आपने 3 कमांड स्ट्रक्चर आपने कायम करने थे, ठीक है, आपकी एक डॉक्ट्राइन है, वो दिसंबर 2023 में कंप्लीट हो जाने थे, वो क्यों नहीं हो पाए? और आज सीमा में आप कहां खड़े? जब मैं सीमा कहता हूं, सीमा है जनाब साइबर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एक्टिविटी, इसमें आप आज कहां खड़े और आपका 5th जनरेशन जेट कब आ रहा है? कर्नल साहब पहले ये चीजें कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का सोचिएगा। कर्नल शिवदान जी अपना सवाल एक बार मुझे पॉइंट फॉर्म में बता दीजिए, मैं जवाब देता हूं। अच्छा चलिए जी, मैं आपको यही बता रहा हूं, आपका 5th जनरेशन जेट कब आ रहा है? आपकी थिएटराइजेशन ऑफ कमांड दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होनी थी, वो नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? और आखिरी बात, सीमा में आप कहां खड़े? ये मॉडर्न जो है वॉरफेयर है, जो अब सीमा क्या है? साइबर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एक्टिविटी, इसमें इंडिया कहां पे खड़ा है? हम तो उसमें बहुत कमाल हासिल कर चुके हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आपने कमांड स्ट्रक्चर की बात की है, वो कमांड स्ट्रक्चर भारत में स्थापित हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे एयरफोर्स और आर्मी ने दोनों ने मिलकर के वो कमांड स्ट्रक्चर का ही उदाहरण था कि किस प्रकार से पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए हैं। आपका एग्जैक्ट लोकेशन 11 आतंकवादी कैंप बर्बाद किए गए और आपके 5 एयरफोर्स स्टेशन को तबाह किया गया। वो ये जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर का ही कमाल है, जिसके कारण हमने ये की है। और जब हमें एक इतना अच्छा उदाहरण मिल गया है, उसका हमें फायदा मिल गया है, तो हम अब सीरियसली कमांड स्ट्रक्चर को बहुत जल्दी लागू कर देंगे और हमारा कमांड बिल्कुल होपफुली हुसैन जी जवाब आपको मिल गया होगा। और ऑपरेशन सिंदूर तो वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, मशहूर कहावत है हमारे यहाँ, वो आप यहाँ पर लागू चीजें हो जाएंगी। संजीव जी आप अपनी बात को रखिएगा सर। देखिए, मैं जगन्नाथ साहब की जो उन्होंने बात रखी कि जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वहां के रियल रूलर्स हैं, जो मिलिट्री रूलर्स हैं, वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, पाकिस्तान में अपने डोमिनेशन को बनाए रखने के लिए वो भारत का जो फ्रंट का जो इस्तेमाल है वो हमेशा से करते रहे। और मैं ये जो अभी जावेद साहब ने जो ये तर्क दिया कि आपका कितना है, अरे आप हमारे बारे में छोड़ दीजिए, हम तो एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुके हैं और लगातार जो है एक बड़ी से बड़ी पावर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे बारे में उतना ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभी आप अपने विषयों को, अपने जो मूल विषय हैं उसके ऊपर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और यही जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं वो भी इसी तरीके की जो इंडिया सेंट्रिक जो बातें कह करके और भारत के ऊपर सारा ध्यान डाइवर्ट करने की जो कोशिश है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में जो एक भय दिखा करके, भारत का भय दिखा करके, अरे भारत आ रहा है, अरे भारत ये कर देगा, अरे भारत वो कर देगा, वो अपने शासन को, अपनी सत्ता को बनाए रखने की उन्होंने साजिश रची। उसी तरीके से अफगानिस्तान के संदर्भ में भी वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को कहूंगा कि यदि पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स, जो वहां के रियल रूलर्स इस तरीके की सोच रखते हैं कि वो भय दिखा करके अपना शासन बनाए रखेंगे, तो जैसे कि वो जो दिन है बीत चुके हैं, अब ये जो भय है वो रियल है। किरण जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना पर हमले करता है। यदि ये दिखाते हैं कि मैं भय दिखा करके अपनी स्कीम्स बचा लूंगा, अपनी सत्ता बचा लूंगा, सारा टेंशन
जो है भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट कर दूंगा और ऐसे में हमारा जो शासन है बना रहेगा, तो वो दिन बीत गए। और जहां तक भारत की बात, देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, जहां तक भारत की बात है, भारत उन सांपों का इलाज करना जानता है और उन सांपों को पालने वालों का भी इलाज करना जानता है। ये जो न्यू नॉर्मल है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात कहा है। माफ कीजिएगा संजीव जी, आगे इस चर्चा को और हम नहीं लेकर के जा पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े सबक के तौर पर है, बार बार थ्रेट इस तरह से तालिबान से मिला। मुझे लग रहा है हुसैन जी अपने हुक्मरानों तक और सेना तक इस बात को जरूर पहुंचाइएगा कि ये चर्चा है। और बाकी भारत के डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो जाए और वो तालिबान से बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।